इन्वेस्ट बट नीड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। ओके, इसके अलावा और अगर कोई बताना चाहेगा तो प्लीज जरूर बताएंगे कि क्या करना है। और प्लीज सर, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए होता है या उसके बारे में बताएं, बट लॉस बहुत भारी है। ओके समरीन सरवर, ओके और बताएंगे प्लीज। So what is KSE 100? Okay, seems like that we have the audience that is very much interested in learning the basics of the stock exchange and not a single one. Up till now, from the data, I have received a response जो मुझसे कोई इस तरह का लग रहा हो कि कोई एडवांस लेवल की चीज मांग रहा हो। सर, क्रूड ऑयल और सर्कुलर डेट और कोल प्राइस किस तरीके से मार्केट को अफेक्ट करती हैं? मधवानी, वेरी गुड क्वेश्चन। सर, स्टार्ट में अमाउंट कितनी होनी चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए? उसैद जमान, ओके। और कोई पूछना चाह रहा हो, प्लीज डू लेट मी नो। आपके तमाम सवाल आएंगे, उसके बेसिस के ऊपर मैं जो है ना वो अपना सेशन को एडजस्ट कर सकता हूँ। और बताएं प्लीज। ये हमारा सेशन जो है फेसबुक के ऊपर लाइव भी जा रहा है। अगर कोई लाइव भी पूछना चाह रहा हो तो प्लीज मुझसे जरूर पूछेंगे, ताकि मैं जो मेरी एनालिसिस है उसके बारे में आपको बता सकूं। सर, मुझे पूरा बेसिक से सीखना है रिलेटेड टू स्टॉक। ओके, और बताएं प्लीज। अच्छा, शाहरुख, आप इसको जो है वो शेयर करवा देंगे सब जगह, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और प्लीज एक्सप्लेन सर्कुलर डेट। ओके जी, आई एम रिसीविंग योर रिस्पॉन्सेज। स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट खोलने के लिए बैंक अकाउंट और सैलरी स्लिप चाहिए, तो स्टूडेंट कैसे खोल सकते हैं? हाउ टू कंपेयर पीएसएक्स विद द ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंज? सर, इस वक्त स्टॉक मार्केट की कंडीशन क्या चल रही है उसमें भी बताएं प्लीज, उसका सोल्यूशन भी। ओके, शेयर्स की बाइंग और सेलिंग स्टॉक मार्केट को किस तरह अफेक्ट करती है? ठीक है सर, बेसिक से सीखना है, कुछ मालूमात इस बारे में दें। ओके सुमैया सिद्दीकी, बिल्कुल ठीक। सर, तो पीएसएक्स का न्यू ट्रेडिंग सिस्टम आया, उसका क्या इम्पैक्ट होगा ट्रेडर्स के ऊपर? ओके, it is only PSX or it is feasible to invest in the international market? Okay, okay, very good questions up till now that has been received। और बताएं प्लीज। मैंने अपने पूरे सेशन का एटलीस्ट जो है वो 5 मिनट इस चीज पे डिवोट किया ताकि मैं सुन सकूं कि आप लोगों के सवालात क्या हैं। डाटा की बेसिस के ऊपर और ऑडियंस की बेसिस के ऊपर जो सेशन दिया जाए, आई थिंक इट इज फीजिबल सेशन, तो आपने जरूर बताना है। जी, जो लोग नए आए हैं, मेरा उनसे सवाल यही है कि आप लोग मुझे बताएं कि व्हाट आर दी आउटकम्स दैट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस सेशन। मधवानी बहुत जबरदस्त सवाल पूछा है। मधवानी ने टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस कौन सी इंपॉर्टेंट है? वेरी गुड क्वेश्चन। यस प्लीज। अच्छा, एक बात ये याद रखिएगा, मैं आप लोगों से सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं पाकिस्तानी यूथ से सवाल कर रहा हूं। तो थोड़ा सा कंपोजिट व्यू रखकर आपने जो है ना वो जवाब देना है। ये पाकिस्तानी यूथ से एक सवाल हो रहा है कि आप लोग क्या इस लर्निंग आउटकम से जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सर, बेसिक से स्टार्ट करूँ मैं। कैन वी, शेख राफे का सवाल आया है, कैन वी ट्रेड शेयर्स इन अदर कंट्रीज व्हाइल लिविंग इन पाकिस्तान और एनी अदर कंट्री? पीएसएक्स इज अ कंपनी सो डज इज एक्सेप्ट सीए स्टूडेंट फॉर आर्टिकल्स। ओके, कैन वी स्टार्ट बेसिक से स्टार्ट करना? ठीक है। सो फार नाउ आई हैव रिसीव्ड द मल्टीपल क्वेश्चंस रिलेटेड टू द स्टॉक एक्सचेंज एंड योर वेरियस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इज रिलेटेड टू द बेसिक्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। बस स्टार्ट करने से पहले मुझे ही बता दीजिएगा, आपको मेरा वीडियो और मेरा आवाज इसमें कोई लैग तो नहीं आ रहा? 1 4 yes 2 4 नो करके बता देंगे। सर, कोई इशू नहीं है तो मुझे बता देंगे, ताकि मैं जो है ना वो आगे बढ़ूं और मुझे बड़े कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ने में हेल्प हो जाए। विदाउट हेल्प, ठीक है। एक और सवाल भी आया कि सर, ब्रोकर के जरिए जो है वो आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। देखिए, पहली बात तो आपने याद रखनी है बच्चा लोग, let me just give you my introduction, just give you my introduction related to the stock exchange. I started investing in stock exchange back in 2000 and okay, तो पहले ये भी थोड़ा सा कर देता है। Sorry, I started my investment back in 2006-7 के अंदर। मुझे याद है कि मैंने स्टॉक एक्सचेंज में जो है ना वो इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करी थी। मेरा एक्सपीरियंस आपको मैं बता रहा हूँ। एंड एट दैट टाइम आई डिड क्वालिफाई माय क्वालिफिकेशन। जब मैंने हासिल करी, और उसके बाद जो है वो क्वालिफिकेशन के दरमियान में ही आई स्टार्टेड हंटिंग फॉर द कंपनीज, और मैंने जो है वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी।
जो मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी तो आई सफर्ड अ लॉस इन द पर्टिकुलर स्क्रिप्ट, एंड देन आई स्टार्टेड सर्चिंग द कोर्स रिलेटेड टू द स्टॉक एक्सचेंज। ऐसा कौन सा कोर्स है जो कि मुझे हेल्प करे, मार्केट के फंडामेंटल सिखाए, टेक्निकल एनालिसिस सिखाए। ये मैं आपको 2006-7 की बात बता रहा हूँ, यानी कि बैक इन मुशर्रफ एरा की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो जहाँ पर एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का जो जितना डेफिसिट आज की तारीख में है उतना नहीं था, अगर इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट कर लें तो। मैं उसकी बात बता रहा हूँ। और उस टाइम पर इस तरीके से हुआ कि कंपनी के अंदर लॉस हुआ, चूंकि कोई प्रायर नॉलेज नहीं थी, कोई फंडामेंटल नॉलेज नहीं थी। जिस तरह के आपके सवाल आते हैं उस तरह के मेरे भी एक जमाने में सवाल होते थे, तो कोई जो है वो नॉलेज नहीं थी, तो उस वजह से जो है वो काफी लॉस सफर हुआ। लेकिन आज की तारीख में अगर मैं फास्ट फॉरवर्ड करके आज की तारीख में आ जाऊं और उस टाइम का जो दिन था उसको मैं आज की तारीख में इन्फ्लेशन के साथ वगैरह एडजस्ट करके आज की तारीख में कर लूं, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपने कामयाब तरीन दौर में बैठा हुआ हूँ। और जिस कंपनी ने मुझे लॉस करवाया उसी कंपनी का ही मैं सबसे बड़े प्रॉफिट में आज की तारीख में खड़ा हुआ हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी कोई बहुत तारीफ कर रहा हूँ आपके सामने, या मैं कोई बहुत बड़ाई कर रहा हूँ आपके सामने कि क्या मैंने जबरदस्त कारनामा किया है। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो सबसे बेहतरीन, द ओनली थिंग दैट विल हेल्प यू आउट इज कंसिस्टेंसी, पेशेंस। यहाँ पर आईक्यू नहीं चलता, यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस चलती है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आईक्यू एंड ईक्यू। इसको समझने की कोशिश करिएगा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आईक्यू एंड ईक्यू। इमोशनल इंटेलिजेंस में जो है वो फर्क होता है। वो क्या फर्क होता है मैं आपके सामने स्क्रीन जो है वो बताता हूँ। 1 मिनट जरा मुझे दीजिएगा। आपको मेरी स्क्रीन भी नजर आ रही है बच्चा लोग? वर्ड की फाइल आप लोगों को नजर आ रही है? ये भी कंफर्म कर दीजिएगा। अच्छा जी, एक होता है हजरत आईक्यू। देखिए आईक्यू जो था ना वो तो न्यूटन के पास भी था। 100 साल में, यानी कि पूरी सेंचुरी के अंदर एक ऐसा आदमी नहीं गुजरा जो न्यूटन की कॉम्पिटेंसी के इक्विवेलेंट हो। इसके बावजूद भी न्यूटन को साउथ सी कंपनी के अंदर हेवी लॉस हुआ था। जिस कंपनी में वो लोगों को सजेस्ट करता था, न्यूटन, 1700 सेंचुरी की बात बता रहा हूँ, उसमें सबसे ज्यादा लॉस न्यूटन ने उठाया था। और उससे ज्यादा, यानी कि ऐसा बंदा जो कि मोशन को कैलकुलेट कर दे, वेलोसिटी को कैलकुलेट कर दे, उसकी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आईक्यू आप सोचें तो किस लेवल पर होंगे। और न्यूटन ने सबसे ज्यादा लॉस उठाया, इतना लॉस उठाया कि पार्टी के अंदर अगर कोई पर्टिकुलर बंदा उस कंपनी के ऊपर बात करता था तो न्यूटन उस कंपनी के बारे में बात भी नहीं सुनना चाहता था, क्योंकि उसने बहुत हैवी लॉस इकट्ठा किया था उस कंपनी के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ कि एक स्ट्रॉन्ग आईक्यू रखने वाला इंसान जो न्यूटन था उसने भी लॉस किया। तो हमें ये बात समझ में आई कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आईक्यू तो नहीं चलता। अब चलता क्या है? चलता है ईक्यू। ईक्यू का मतलब यह है, ईक्यू का मतलब है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब यह है कि आपके अंदर एक जबरदस्त किस्म का पेशेंस होना चाहिए। जब मार्केट नीचे जाए, जब मार्केट ऊपर जाए, ये सब्र ही होता है जो आपको बहुत लंबे अरसे के अंदर जो है वो इतना बड़ा प्रॉफिट दे देता है जो कि आप सीख नहीं सकते। तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो पहला प्रिंसिपल है, और आप यकीन करें कि ये ऐसा नहीं है कि सब्र करें। जैसे हमारा जो मजहब है इस्लाम, उसके अंदर अल्लाह पाक कुरान शरीफ के अंदर कहता है कि मुसलमानों जब भी कोई मुसीबत आए तो 2 चीजों से काम लो, एक नमाज से और एक सब्र से। ठीक है जी, सूरह बकरा की आयत है कि आप नमाज से और सब्र से काम लो। अब ये आयत सुनकर हम तो आगे बढ़ गए, लेकिन जब आपको मुसीबत आएगी ना तो ये दोनों काम इतने इतने मुश्किल होते हैं करने, क्योंकि आपको अल्लाह पाक ने कहा कि जब भी तुम्हारे पास मुसीबत आए तुमने सब्र और नमाज से काम लेना है। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा मौलवी तो नहीं हूँ, लेकिन आई शेयर दी रिलीजियस एस्पेक्ट इन माई वेल्थ, और मैं रिलीजियस एस्पेक्ट को शेयर करता हूँ। तो इसलिए मैं आपको आज ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो सब्र होता है ना, ये सबसे मुश्किल काम है। जब आप डाउन जा रहे होते हैं, आपकी वेल्थ 10 लाख से 2 लाख पे आ गई, 8 लाख का नुकसान हो गया, यानी कि ऑलमोस्ट 80% आप लॉस कर चुके हैं। अब उस टाइम पर आपको सब्र करना है। कुरान भी यही कहता है कि जब तुम्हें मुसीबत है, मुसीबत किसी भी तरह की चीज हो सकती है, और अल्लाह पाक कुरान में ये भी फरमाता है कि मुसलमानों को अल्लाह पाक, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं आजमाने के, लेकिन 2 तरीके ऐसे जिसमें आजमाएगा ही आजमाएगा, वो औलाद और माल। आपको औलाद से भी आजमाया जाएगा, आपको माल से भी आजमाया जाएगा। और माल से किस तरह आजमाया जाएगा? माल नीचे कर्म करके भी, यानी कि माल लेकर भी अल्लाह पाक आपको आजमाएगा, माल दे के भी आजमाएगा। यानी कि आपको प्रॉफिट भी होगा तब भी आपको आजमाया जाएगा कि तुम अल्लाह की राह में खर्च करते हो कि नहीं करते हो। और जब माल नीचे जा रहा होगा तब भी तुम्हारे सब्र की जो है ना वो टेस्टिंग हो रही होगी।
तो बच्चा लोग याद रखिएगा, पाकिस्तानी जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट, उसके अंदर बेसिक प्रिंसिपल का करना बहुत जरूरी है। अभी मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस बता दूं, आप इतने चीते हो जाए कि जबरदस्त कैलकुलेशन, आप हाथ के हाथ आरओआई कैलकुलेट कर रहे हैं, ट्रेड लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं, स्टॉप लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं, इधर से उधर पैसा डाइवर्सिफिकेशन के अंदर पोर्टफोलियो आपने क्रिएट कर दिया और आपके अंदर सबर ही नहीं है, नो नथिंग, कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि सबर को साइकोलॉजी में और गोरों की जबान के अंदर ईक्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या आप लोग मेरे साथ हैं कि नहीं है? 1 फॉर यस, 2 फॉर नो। सर क्रिस्टल क्लियर फोकस चाहिए, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। क्रिस्टल क्लियर फोकस नहीं बनेगा तो बात नहीं बनेगी, इंटरेक्शन नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी। सर आप लोग मेरे साथ हैं, सर व्हाट्सअप नहीं देख रहे, इंस्टाग्राम नहीं देख रहे, सर हम आपके साथ हैं, आप बस बोलते रहे। इमोशनल इंटेलिजेंस गोरो का वर्ड है। आपको अगर अरबी जबान के अंदर, मजहब के अंदर अगर देखना है कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, वो है सबर। और ये सबसे मुश्किल तरीन काम है, ये ऐसा आर्ट है जो इंसान सीख ही नहीं सकता जब तक कि उसके पास परेशानी ना आए। अभी मैं कामरान को, अब्दुल्ला को, अरसलान भुट्टो को कहूंगा कि तुम्हें सबर आता है, वो कहता जबरदस्त सबर है। लेकिन सबर उस वक्त तक इसको, उसको खुद को भी बेचारे को नहीं पता होगा जब तक कि उसके अंदर परेशानी नहीं आए। अब परेशानी जब आएगी तो उसमें आपका सबर जो है वो टेस्ट भी होगा, सबर की धार बढ़ेगी भी। अल्लाह पाक कुरान में ही फरमाता है कि मैं मुसलमानों के ऊपर इतनी मुश्किल नहीं डालूंगा जितनी वो सह ना सके। इसका मतलब ये है कि हर परेशानी आपके पास आएगी तो आपकी दो चीजें हो रही होंगी, एक सबर की टेस्टिंग भी हो रही होगी और एक सबर की धार जो होती है ना, तलवार की धार, वो भी तेज हो रही होगी। तो एक बात तो ये याद रखिएगा, आप लोग सोच रहे होंगे सर ये क्या, हम तो स्टॉक सीखना है तो आप हमें मजहब की तरफ ले गए। इसका ताल्लुक मजहब से ही है। इसका ताल्लुक इसलिए मजहब से है क्योंकि वेल्थ की प्रोटेक्शन, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारी वेल्थ की प्रोटेक्शन हो, इनको कोई प्रायर आइज ना लगे, ऐसी कोई प्राइंग आइज ना लगे, कोई नजर ना लगे, हमारी स्टॉक के अंदर जो है वो, जो हमारा माल है उसके अंदर बरकत आए। तो उसके लिए सबसे पहले सबर। अब ये सबर, आप प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करें, आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें, आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें, आपको सबसे पहले सबर सीखना है। और सबर जब तक परेशानी नहीं आएगी तब तक वो तेज नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि हाजी साहब, आपको स्टॉक मार्केट के अंदर जब लॉस होगा तो उसके अंदर आप सीखेंगे ये मार्केट में एग्जिट करने का नहीं बल्कि रहने का एक तरीका है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस डज प्ले अ वाइटल रोल, डज प्ले अ वाइटल रोल। आई थिंक इफ द न्यूटन एट दैट टाइम वुड टेक द हेल्प फ्रॉम रिलीजन, अगर वो रिलीजन से हेल्प लेता तो आई थिंक दैट ही वुड हैव सर्वाइव्ड दैट काइंड ऑफ अ ड्राई पीरियड इन स्टॉक एक्सचेंज, जो कि वो सर्वाइव नहीं कर सका। तो चूंकि हर चीज लॉजिक नहीं होती, कुछ चीजें इमोशंस होती हैं, कुछ चीजें सबर का नाम होता है। यू डेफर योर थिंग्स टू टूवर्ड्स द लॉन्ग टर्म। इफ यू वुड नॉट टेक हेल्प फ्रॉम द रिलीजन, रिलीजियस वैल्यू से अगर आप हेल्प नहीं लेंगे, देर इज कोई मार्केट आपके लिए नहीं बनी, कोई कोई चीज ही नहीं है। तो ये याद रखना है। इस पाकिस्तानी यूथ को सिखाना जो है वो मैंने हर हफ्ते इसीलिए मैं आता हूँ आपको, ताकि आपको कुछ ऐसी चीजें सिखा दूँ जो मैंने अपनी जिंदगी में देखी है, अप्लाई करी। मजहब को आप नेचर भी कह सकते हैं, नेचर के अगेंस्ट आप कोई काम नहीं कर सकते। देखिए अगर मैं फॉर एग्जांपल ऊपर से कोई नीचे फेंकूंगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, इसको हम ग्रेविटी कहते हैं, वो ऊपर से लेके नीचे ही आएगी, ऊपर नहीं जाएगी। नेचर के अगेंस्ट अगर आप कोई काम करेंगे ना तो आपने नुकसान ही उठाना है। नेचर क्या है? नेचर ये है कि स्टॉक में लॉस भी होगा, स्टॉक ऊपर भी जाएगी। अब आपने इसमें, इस पूरे प्रोसेस के अंदर एक सबर का पहलू रखना है। इमोशनल इंटेलिजेंस नंबर 1 डिसिप्लिन है, ये डिसिप्लिन है। इस डिसिप्लिन को आपने इख्तियार करना है। जिस तरीके से फास्टिंग करके, रमजान के अंदर रोजा रखकर हम एक डिसिप्लिन क्रिएट करते हैं कि हमें भूख से जो, सॉरी, हमें खाने से जो मोहब्बत है ना, उसको हम थोड़ा दूर करें। हम हज पे जाते हैं, मुसलमान जो है वो हज पे जाते हैं ताकि हम अपनी फैमिली से दूर हो सके। हम ज़कात देते हैं क्यों? ताकि हम माल से जो हमारी मोहब्बत है ना उसको हम दूर कर सकें। तो इंसान को नींद से, माल से, औलाद से, फैमिली से, खाने से जो मोहब्बत है उसको हम दूर कर सकें, ये इसको हम डिसिप्लिन कहते हैं। तो स्टॉक के एक्सचेंज के अंदर भी आने के लिए आपको एक डिसिप्लिन क्रिएट करना होगा। वन ऑफ द डिसिप्लिन विच इज हैविंग एन इमोशनल इंटेलिजेंस, द कंट्रोल ओवर योर नर्व्स, कंट्रोल ओवर योर नर्व्स, कंट्रोल व्हाट द अदर इज सेइंग। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज खत्म हो गई, पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा हुआ, स्टॉक एक्सचेंज खत्म हो गई, यहाँ से निकलो। 2008 के अंदर आपको मैं थोड़ा सा रिकॉल करूं, देयर वाज अ पार्किंग, पार्किंग जो थी ना वो इनसाइड पे होती थी। अभी तो स्टॉक एक्सचेंज की पार्किंग बाहर कर दी, वो इनसाइड पे होती थी। पूरी मार्केट क्रैश कर गई, 3 महीने के लिए ट्रेडिंग हॉल बंद कर दिया, सारे लोग आके गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे थे, उसमें एक मेरी गाड़ी भी थी। अब वो शीशे इसलिए तोड़ रहे थे कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है ना वो आपकी गाड़ियों पे और टेंजिबल एसेट्स पे निकाल रहे थे। 2008 का आपको जमाना याद है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमारी किस तरह की थी। वो 3 महीने के लिए ट्रेडिंग हॉल बंद कर दिया कि मार्केट नीचे जा रही है, बंद करो। यार वेयर इज योर कंट्रोल ओवर द नर्व्स? आपकी नर्व्स क्या है? आप ये तो सोचेंगे अगर आपको नुकसान हो रहा है, देखिए अल्लाह पाक कुरान में भी तो फरमाता है ना कि अगर तुम्हें कोई फायदा पहुंचा है
या तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए तो वो इंसान की जात तो नहीं दे सकती, वो अल्लाह की ही जात है जो आपको दे रही है। इफ यू आर फॉर एग्जाम्पल इनकरिंग अ लॉस इन स्टॉक एक्सचेंज, तो इट इज नॉट ड्यू टू द स्टॉक एक्सचेंज, इट इज ड्यू, ये रब की तरफ से है। तो हमें सबसे पहले अपनी जो प्रायोरिटीज है ना बच्चा लोग, वो चेंज करनी है बिफोर वी मूव टूवर्ड्स एनी मार्केट। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात सर मैं आपको करना चाह रहा हूँ, दिस इज नॉट अ रिलीजियस सेशन अगेन, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा ये समझना जरूरी है। पहली बात कि इमोशनल इंटेलिजेंस आपको क्रिएट करना है, पहली बात। दूसरी बात सर हम करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में जाने के लिए और क्या करना चाहिए, डिसिप्लिन के हवाले से बात कर रहा हूँ जी। डिसिप्लिन के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ कि एक तो ये जो स्टार्ट करना चाहिए ना, एनीवन जो स्टॉक एक्सचेंज को, जिसको जीरो भी नहीं पता ना, जिसको जीरो भी नहीं पता, वो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक इन्वेस्टमेंट। सवाल ये है सर कि बेसिक इन्वेस्टमेंट क्या होनी चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 200 से ज्यादा मेंबर्स हैं। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 200 से ज्यादा मेंबर्स हैं। मेंबर्स को हम लोग पहले मेंबर्स कहते थे, आजकल इनको ट्रैक होल्डर्स कहा जाता है, यानी कि इनको ट्रेडिंग राइट्स दे दिए गए, ट्रैक होल्डर्स। ठीक है जी, ट्रैक होल्डर्स इनको कहा जाता है, जिनको हम मेंबर्स कहते हैं। ये जो मेंबर्स है ना, ये पूरी आवाम को कैलकुलेट करते हैं, मतलब सॉरी कंट्रोल करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हमारे पीएसएक्स के अंदर जो है ना वो 200 मेंबर्स हैं, और गालिबन कोई 2 लाख इन्वेस्टर्स हैं, 2 लाख इन्वेस्टर्स हैं। जिसमें अब ये जो 200 मेंबर्स है ना, ये 2 लाख इन्वेस्टर्स को कंट्रोल करते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन एनी शेयर, सो यू कांट गो डायरेक्टली एंड इन्वेस्ट इन द शेयर, यू हैव टू ओपन योर अकाउंट विद द मेंबर। फॉर एग्जांपल एक एक यहाँ पर जो है ना, एक बंदा है, एक इन्वेस्टर है, ठीक है, उसको अकाउंट खोलना है, उसको शेयर्स परचेज करने हैं। सर मुझे एफएफसी के शेयर्स परचेज करने हैं, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी के शेयर्स परचेज करने हैं, बस। अब वो डायरेक्ट जाके फौजी फर्टिलाइजर कंपनी के शेयर्स परचेज नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि सुबह उठा, नाश्ता किया, स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में चला गया, अंदर चला गया और शेयर परचेज करना शुरू कर दिया, इजी पैसा के जरिए पैसा ट्रांसफर कर दिया। ये इस तरह की हरकतें नहीं होती स्टॉक एक्सचेंज में। तो सर क्या होता है, वो सबसे पहले एक डिसिप्लिन के जरिए जाएगा। वो क्या करेगा, वो मेंबर के पास, किसी भी मेंबर के पास जिसको आप, जो आपको अच्छा लगता हो, आप उसके बाद अकाउंट खुलवा लेंगे। मेंबर को पहचानने का तरीका क्या है सर, वो किस तरह की सर्विसेज दे रहा है, क्या मेरी हर अलर्ट के ऊपर मुझे वो एसएमएस दे रहा है, क्या मेरी हर अलर्ट के ऊपर वो ईमेल्स दे रहा है, क्या एप्लीकेशन उसकी अच्छी है, क्या उसके पास कोई अच्छा ब्रोकर है, क्या वो मेरी मेरी बात सुन रहा है, क्या वो मुझसे डायरेक्ट बातचीत कर रहा है। ये मेंबर की क्रेडिबिलिटी जानने का एक तरीका है। उसके कितने ऑफिस हैं, उसके स्टॉक एक्सचेंज में ऑफिस है भी कि नहीं है, वो वर्चुअल कितना सपोर्ट कर रहा है, ऑनलाइन कितना सपोर्ट कर रहा है, आपको प्रायोरिटी दे भी रहा है कि नहीं दे रहा। आपको समझ में आ रही है। तो ये याद रखिएगा कि आप लोग जो होंगे ना, आप लोग जो बेसिक स्टॉक एक्सचेंज के जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इसको यूजुअली हम लोग रिटेल इन्वेस्टर कहते हैं। रिटेल इन्वेस्टर का मतलब जो छोटी छोटी अमाउंट लेकर आते हैं। एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है जो अरबों की अमाउंट लेकर आता है। एक रिटेल इन्वेस्टर होता है जो कि आप लोग हैं, और आप लोग क्या करते हैं, आप लोग छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो लेकर आते हैं। आप लोगों को वो डील कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यूजुअली हमारे यहाँ पे होता है इस तरीके से है कि जो मेंबर्स होता है ना, वो बड़ी मछली पकड़ते हैं। जाहिर सी बात है, 1 अरब रुपए का कोई फंड लेकर आ रहा है या 10 अरब का कोई फंड लेकर आ रहा है, अब आप लोग स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे, लाख रुपए से अकाउंट खुलवाएंगे या 50,000 से खुलवाएंगे। जाहिर सी बात है, एक एक इंक्लिनेशन मेरी 1 अरब रुपए की तरफ ज्यादा होगी और आपकी तरफ कम होगी। तो आपने ये भी देखना है कि द मेंबर इज एबल टू फॉर एग्जाम्पल हेयर यू और नॉट। आपको बात समझ में आ रही है। तो जो रिटेल इन्वेस्टर होता है ना, वो 200 मेंबर के पास कोई भी एक मेंबर जो आपको पसंद हो, इसके कुछ क्राइटेरिया भी स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट के ऊपर और एसईसीपी की वेबसाइट के ऊपर दिए हुए हैं कि क्रेडिबिलिटी ऑफ द मेंबर किस तरह चेक की जाए। तो आप उस मेंबर के पास अकाउंट खुलवा सकते हैं। वंस आपका अकाउंट खुल गया, अब आपके पास एक एक प्लेटफॉर्म आ गया। उस प्लेटफॉर्म से आपने फौजी फर्टिलाइजर या किसी भी सेक्टर के अंदर जो भी अपना कंपनी में अकाउंट खुलवाना है, वो आप कर सकते हैं। अब मेरा बात समझने की बच्चा लोग ये कोशिश करिएगा कि 2 लाख इन्वेस्टर है। पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है ना बच्चा लोग, वो है 200 मिलियन प्लस ऑफिशियल। ये सेंसस के हिसाब से ऑफिशियल 200 मिलियन प्लस कर दें, यानी कि 22 करोड़ की आबादी में सिर्फ 2 लाख लोग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट। बहुत नाइंसाफी है। ये इतनी नाइंसाफी है कि हमारे बाद बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ। एंड लुक एट द स्टैटिस्टिक्स ऑफ द बांग्लादेशी पॉपुलेशन, और किस तरीके से उनके इन्वेस्टर जो है ना वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर है। हमारे यहाँ पे 0.2 भी नहीं है, उनका कम से कम सिंगल डिजिट के अंदर जा रहा होता है। इंडिया उससे भी आगे। आप अगर साउथ एशियन कंट्रीज देखें, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, आपका जो है वो ये इंडिया, अगर आप उनकी पॉपुलेशन के, उनके इन्वेस्टर के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान बहुत पीछे है। हमारी कैपिटल मार्केट के अंदर फॉर्मुलेशन, जो कैपिटल की जो फॉर्मुलेशन है वो हो ही नहीं पा रही। तो ये बात याद रखनी है बच्चों लोग हमारी, कि 2 लाख इन्वेस्टर्स खाली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट इज नथिंग, नथिंग कुछ भी नहीं है।
और ये इसलिए नहीं है क्योंकि यूजुअली साउथ डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर यूजुअली रुझान जो है वो इन्वेस्टमेंट का प्रॉपर्टी के अंदर होता है, जो कि आप लोग यूजुअली देखते हैं कि यार ठोस चीज और ठोस चीज आप ले लेंगे और प्रॉपर्टी में आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, ये तो शेयर्स हैं, कचरा है, सर्टिफिकेट है, और हम इसके अंदर क्यों इन्वेस्टमेंट करें। तो मैं उस पर भी थोड़ी देर बाद आता हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि आप एज एन इन्वेस्टर इफ यू वांट टू फॉर एग्जांपल ओपन अप द अकाउंट, तो यू हैव अ वे, यू हैव अ राउट थ्रू द मेंबर ओनली। आप मेंबर के जरिए ही अपना अकाउंट खुलवा कर किसी भी कंपनी का शेयर ले सकते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, 200 प्लस मेंबर्स हैं और 2 लाख आपके इन्वेस्टर्स हैं। तो एक तो ये फैक्ट्स आपने दिमाग में रख लेना है कि ये होता है। अच्छा, एक बच्चा मुझसे पूछा सर ये मेंबर्स ब्रोकर्स होते हैं। बेटा मेंबर को ब्रोकर भी कहते हैं। ये मेंबर ब्रोकर ये जो है ना, ये सेम वर्ड्स हैं, समझ आ रही बात। इसको यूजुअली ब्रोकर्स को मेमनी के अंदर होरिया भी कहते हैं कि इसका खुद का होरिया है। तो बात ये है कि मेंबर्स हो गए, ब्रोकर्स हो गए, दीज आर सेम सेम, ये सारी चीजें जो है ना वो इनको सेम नाम दिया जाता है और या आपको स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेडिंग करवाते हैं। अब मेंबर्स जो होते हैं ना, मेंबर्स का जो कमीशन होता है ना वो दोनों साइड से होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने शेयर परचेज करा तो भी उनको कमीशन मिलेगा और आपने शेयर बेचा तो भी उनको कमीशन मिलेगा। जिस तरीके से प्रॉपर्टी मार्केट में ब्रोकर क्या करता है, प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर ब्रोकर ने आपको अगर कोई प्रॉपर्टी दिलवाई तो जाहिर सी बात है वो जो 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 टेनेंट होगा उससे भी कमीशन लेगा और जो लैंडलॉर्ड होगा उससे भी कमीशन लेगा। ब्रोकर का काम क्या है कि दो पार्टीज को आपस में फैसिलिटेट करवाना, तो वो फैसिलिटेशन एक चार्जेस होती है जो प्रॉपर्टी मार्केट में होते हैं। इसी तरीके से मेंबर ब्रोकर आपसे भी चार्ज लेगा क्योंकि आप खरीद रहे होंगे, और जो आपको शेयर्स बेच रहा होगा उससे भी चार्ज लेगा। दोनों साइड से उसके पास एक कमीशन बन रही होती है मेंबर के पास। तो और उनकी सबसे बड़ी कमाई ब्रोकरेज इनकम ही होती है जो कि बन रही होती है उनके पास। तो यही बात याद रखिएगा कि अच्छा, शेख राफे ये पूछ रहे सर अगर लॉस हो गया तो। देखिए बात ये है बेटा, लॉस तो आपका हुआ ना, लॉस तो आपका हुआ, आपने सेल किया, लॉस में सेल किया, प्रॉफिट में लॉस किया, वो आपका है। वो कमीशन चार्ज कर लेगा मेंबर, आपसे कमीशन चार्ज कर लेगा, चाहे आपको लॉस हो चाहे आपको, वो मेंबर का लॉस थोड़ी है वो तो आपसे कमीशन चार्ज कर लेगा। तो ये बात दिमाग में रखिएगा कि आप मेंबर के जरिए ही, स्टॉक एक्सचेंज का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है कि मेंबर के जरिए ही आप कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब जरा से यहाँ पे एक और बात समझ लीजिएगा कि जितनी भी आप, जो दूसरी बात मैं समझा रहा था कि अगर आप नए हैं तो आपने सबसे पहले अपनी बेसिक इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टार्ट करनी है। बेसिक इन्वेस्टमेंट जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट करनी है। बेसिक इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि जो 200 मेंबर्स हैं ना, इनके अलग अलग चार्जेस हैं ओपनिंग अकाउंट के। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए जो है, मिस्टर ए ब्रोकर, वो आपसे हो सकता है लाख रुपए चार्ज करे, कोई 1.5 लाख रुपए चार्ज करेगा, कोई 5 लाख रुपए से स्टार्ट करेगा, कोई 10 लाख से स्टार्ट करेगा। अब सवाल ये है कि टू मेनी ब्रोकरेज हाउसेज चार्जेस डिफरेंटली बेस्ड ऑन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनका पर्पस यूजुअली रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं होते, इनके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए 5 लाख रुपए इट्स लाइक अ पीनट, तो उनके लिए कुछ भी नहीं होता, तो वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेकिन बेसिक इन्वेस्टमेंट जो आपने स्टार्ट करनी हो, और अगर आप में से किसी को भी स्टार्ट करनी हो, तो फॉर एग्जांपल यू कैन अप्रोच मी, आई कैन फॉर एग्जांपल डायरेक्टली फैसिलिटेट यू इन ओपनिंग द स्टॉक एक्सचेंज अकाउंट अंडर 5,000 रुपीज के अंदर। मैं आपका अकाउंट सीखने के लिए एक अमाउंट में खुलवा सकता हूँ विथ माई मेंबर। और वो अकाउंट इस तरीके से होगा कि आप सिर्फ एक प्रोसीजर से गुजरेंगे, आप सिर्फ एक प्रोसीजर से गुजरेंगे कि सर सीखना किस तरीके से। फॉर एग्जांपल अब स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आपने जब भी अकाउंट खुलवाना होता है तो यू नीड अ बैंक अकाउंट, आपको बैंक अकाउंट की जरूरत है। अब यूजुअली हमारे स्टूडेंट के बैंक अकाउंट भी नहीं होते, तो यू विल गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग द बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट किस तरीके से खुलता है, उसमें कौन सी सोर्स ऑफ इनकम चाहिए होती है, क्या क्या बैंकर आपसे क्या क्या मांग रहा है, एक पूरे प्रोसीजर से गुजरेंगे। उस पूरे प्रोसीजर से आप फारिग होंगे तो स्टॉक में पहुंचेंगे, फिर मेंबर के पास अकाउंट खुलवाएंगे तो उस पूरे प्रोसीजर से गुजरेंगे। यानी कि समझ लें कि अगर आपने बैंक अकाउंट 5,000 से खुलवाया और 5,000 आपने मेंबर को दे दिए, तो 10,000 के अंदर आप कम से कम 2 इंस्टीट्यूशन का प्रोसीजर से गुजर जाएंगे। ये पूरे 2 प्रोसेस से आप गुजरेंगे और यकीन करिएगा कि प्रोसेस ही आपको सब कुछ सिखा देता है कि अच्छा मैंने बैंक अकाउंट खोला। और आई थिंक आप लोग सबकी एज 30s के अंदर अंदर होगी, तो अगर आप 25 से भी नीचे हैं तो आपको ये पता चलना चाहिए कि बैंक अकाउंट खुलता किस तरीके से, फिर मेंबर के पास अकाउंट किस तरीके से खुलता है, और फाइनली आपके पास जो है ना वो एक कमीशन, एक एप्लीकेशन आ जाती है जिसमें आपके पास यू आर फॉर एग्जांपल एलिजिबल और इंटाइटल टू डू द ट्रेडिंग। तो ये याद रखिएगा कि बेसिक इन्वेस्टमेंट आपकी जितनी कम हो सके वहां से स्टार्ट करनी है, और फिर आराम आराम से आपने स्टार्ट करना है। दूसरी चीज स्टॉक एक्सचेंज में जो मेन चीज है वो ये आपने करनी है, इससे रिलेटेड यू कैन फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप मी ऑन माय नंबर। तीसरी चीज जो आपने करनी है वो स्टॉक एक्सचेंज में हमेशा याद रखिएगा, किसी की सुनी सुनाई बात पर यकीन नहीं करना, चाहे कोई भी आपको कह रहा हो। यानी कि आपने र्यूमर्स के ऊपर जो है ना वो यकीन नहीं करना, क्योंकि इफ यू हैव इन्वेस्टेड वेल, इफ यू हैव रिसर्च्ड वेल एंड यू हैव इन्वेस्टेड इन अ पर्टिकुलर कंपनी,
तो आपको र्यूमर से कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। आपको समझ आ रही है? आई पर्सनली नेवर रिलाइड ऑन र्यूमर्स। मैं अपना पोर्टफोलियो भी बहुत कम चेक करता हूँ, यानी कि क्वार्टरली चेक कर लिया, सेमी एनुअली चेक कर लिया, बिकॉज आई नो दैट वट एवर आई इन्वेस्टेड, जो मैंने इन्वेस्ट किया है, अब जब मुझे लॉस होगा तो वो रब की तरफ से है, वो फायदा होगा तो भी वो रब की तरफ से है। और दूसरी बात ये है कि जो मेरी दुनियावी जो एक्सपर्टीज और जो नॉलेज है उसको मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, अब मैं सुकून से बैठा हूँ। क्योंकि देखिए ना, वॉरेन बुफे क्या कहता है कि ऐसी इन्वेस्टमेंट का फायदा क्या जो तुम्हें रात को सोने ना दे। व्हाट इज द काइंड ऑफ द इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट तो एक ऐसी चीज है जिसमें आप इंजॉय करते हो, आपको मजा आता हो इन्वेस्ट करके, आप सुकून से सो रहे हो। मतलब ये तो बात ही ना हुई ना कि इन्वेस्टमेंट करके भी आप टेंशन में ही हो, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट करने का फायदा क्या है? आप बात समझ में आ रही है? तो ये याद रखिएगा कि र्यूमर्स के ऊपर अगर आपने रिलाई किया और आप डरते रहे कि नहीं यार पता नहीं मेरी इन्वेस्टमेंट का क्या हो जाएगा, इसका मतलब है आपने रिस्क की कैलकुलेशन सही नहीं करी है। और अगर आपने रिस्क की कैलकुलेशन सही करी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की कैलकुलेशन सही करी है, रेशियोज की कैलकुलेशन सही करी है, बीटा फैक्टर सही तरीके से निकाला है आपने, और आपने फिर किया है, तो फिर कोई इशू ही नहीं है। आपको पता है आपकी जो आर्मी होती है, आर्मी का जो कमांडर होता है, वो जब अपना फील्ड ट्रिप तैयार कर रहा होता है, तो वो जितने भी इनके ट्रुप्स के अंदर लोग होते हैं, उन्होंने बताना होता है कि यार फॉर एग्जांपल ये चीज हमें यहाँ पे जो है वो अटैक करना है, और वो पूरा प्लान बनाकर जो एक अच्छा कमांडर होता है ना, वो सुकून से सो जाता है। उसको उसको पता है कि मैंने प्लान ए बता दिया है, इफ द प्लान ए फेल्स तो प्लान बी बता दिया है, मैंने हेजिंग किस तरीके से करनी है, मेरा अगर ये यहाँ तक पहुंच गया तो मुझे किस तरीके से निकलना है, उसने पूरा प्लान सारे मैक्रो फैक्टर्स को रख कर उसने दे दिया है। और फिर वो सो जाता है सुकून से, और फिर सुबह पूछता है कि व्हाट हैपेंड। क्यों? क्योंकि अगर वो कमांडर जाग रहा है प्लान बनाने के बाद भी, तो फायदा क्या हुआ यार तेरे प्लानिंग के बाद? समझ आ रही है बात? तो आपने सुकून से रहना कि जो मैंने प्लानिंग करी मैंने सारे लूप होल्स कवर अप कर लिए। अब सारे लूप होल्स के अंदर से दुनियावी हिसाब से तो मुझे लगता है कि कोई लॉस नहीं होगा। हाँ, कोई आसमानी सुल्तानी हो जाए। अब यूजुअली मैं आपको एक बात बताऊं, एक दफा मैंने कमोडिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करी, मैं आपको बताता हूँ, मैंने कमोडिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करी और मैंने क्रूड ऑयल के अंदर इन्वेस्टमेंट करी। ठीक है, अब क्रूड ऑयल की जो डिमांड होती है वो गर्मी में कम होती है, सर्दियों में ज्यादा होती है, क्योंकि बहरहाल जो आग लगाने के लिए यू नीड अ क्रूड ऑयल, तो सर्दियों में ज्यादा होती है और गर्मी में कम होती है। तो गर्मियों के हिसाब से जो कम जो मैंने एक दफा जो है ना वो एक ट्रेड हिट करी थी, तो मेरे दिमाग में यही था कि हाँ यार क्रूड ऑयल जो है ना वो जून जुलाई में गर्मी है उसमें कम होंगी और सर्दियों में बढ़ जाएगी। लेकिन जून के अंदर उस जमाने में जो है वो एक तो अमेरिका और इराक की जंग का मसला आया, तो जंग की एक र्यूमर आ गई कि भाई जंग होने वाली है। अब जंग आ गई तो गर्मी हो या उससे भी ज्यादा गर्मी हो, क्रूड ऑयल की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि फॉर एग्जांपल यू नीड दैट क्रूड ऑयल, कि आपको आग जलाने के लिए या आपको उसकी जरूरत पड़ती है, इस कमोडिटी की क्रूड ऑयल की जरूरत पड़ती है, आपको गर्मी में भी जरूरत पड़ जाएगी अगर जंग का ऐलान हो गया। और मेरा जितनी भी जो भी मेरी ट्रेड हुई भी थी वो सारी की सारी जो है ना वो नीचे आ गई उसकी वजह से। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने इन सारी चीजों को हेज करके रखा हुआ है मैक्रो फैक्टर के, भाई एक एक फैक्टर पे नहीं जाना कि यार क्रूड ऑयल जो है वो गर्मियों में जो है वो इसकी डिमांड कम होगी, सर्दियों में बढ़ जाएगी, अगर अगर जंग आ गई तो उसके बाद आप कहाँ खड़े हुए हो। तो ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की जो कैलकुलेशन है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, और ये मैं यूजुअली सीए के और एसीसी के कोर्सेज पढ़ाता हूँ, इसके अंदर मैं कैलकुलेशन सिखाता हूँ कि किस तरीके से इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो र्यूमर्स के ऊपर इसलिए बिलीव नहीं करना बिकॉज यू हैव प्लान्ड वेल, तो कहानी खत्म। और यकीन करिएगा प्लानिंग आपको दो तरीके से आएगी। प्लानिंग, अच्छी प्लानिंग कहाँ से आएगी? एक तजुर्बा आपका खुद का जो आप फील करेंगे, और दूसरा मेंटोर। अगर आपको कोई मेंटोर मिल गया ना जिसने वो वहां से गुजरा हुआ हो, तो वो आपको हेल्प करेगा कि किस तरीके से आपको ये करना चाहिए। तो ये तीन चीजें बच्चा लोग, वन ऑफ द, वैसे तो बहुत बड़ी मेरी एक पूरी लिस्ट है जिसको मैं यूजुअली चेकलिस्ट कहता हूँ, उसको मैं फॉलो करता हूँ, लेकिन ये एक ऐसी चीज है बच्चा लोग जिसमें आपने यूजुअली जो है ना वो फॉलो करना है कि सर ये तीन चीजों पे आपने कभी भी नहीं करना। अच्छा, अब सवाल ये है सर कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए? आई ऑलवेज बिलीव इन अंडरस्टैंडिंग द बुक्स। जो एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं, ये चौथा पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, ये जो एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं जो स्टॉक एक्सचेंज के हर कंपनी की आती हैं, मैंने काफी मेंबरों से बात करी है, ठीक है, मेरा खुद का भी तजर्बा रहा है। जिस बंदे ने बुक्स पढ़ने का मतलब फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस, जो बच्चे का सवाल आया था, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, जिस बंदे ने बुक्स पढ़कर इन्वेस्टमेंट करी ना उसने कभी लॉस नहीं किया। मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, मैं खुद भी बुक्स पढ़ता हूँ और मैंने मेंबरों से सुना भी है। जिस बंदे ने बुक्स पढ़कर इन्वेस्टमेंट करी ना उसने कभी लॉस नहीं किया, कभी, नेवर एवर। हाँ, टेम्पररी हो सकता है कि उसको जो है ना वो नीचे आ जाए, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है आज की तारीख में जो कि नीचे आई नहीं है, लेकिन उनके फंडामेंटल बड़ी जान जान है। आप समझे ना, ये उसी तरह की बात है कि एक बच्चा जो है ना, बुक्स मतलब एनुअल रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल हम अब्दुल्ला की बात करते हैं, मेरे सामने अभी अब्दुल्ला आ रहा है। अब्दुल्ला फॉर एग्जाम्पल पूरे साल जबरदस्त परफॉर्मर है, आप सोचें, जबरदस्त परफॉर्मर है।
वो अपनी स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में, बिजनेस लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है, लेकिन बेचारा एक कोविड आया तो उसको कोविड हो गया। अब कोविड की वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो आप क्या कहेंगे कि अब्दुल्ला जो है वो एक अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा? नहीं, अरे उसका पास्ट तो देखो यार, उसका ट्रेंड तो देखो, उसका ट्रेंड तो देखो। वो बेचारा एक ऐसे फैक्टर की वजह से हिट हो गया है जो कि आपके कंट्रोल में भी नहीं था, मेरे कंट्रोल में भी नहीं था, किसी के भी कंट्रोल में नहीं था, और उस वजह से उसकी परफॉर्मेंस नीचे जा रही है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो उससे रिकवर नहीं करेगा। सोचे तो सही तरह। तो बात ये है कि उसका ट्रेंड इतना अच्छा। हाँ, एक बच्चा ऐसा है जो कोविड से पहले भी निकम्मा था, कोविड में भी निकम्मा है, और कोविड के बाद भी निकम्मा रहेगा, तो उसका तो कुछ नहीं कह सकते हम। उसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। उस बच्चे के ऊपर जो है वो जाहिर सी बात है आप करेंगे। तो ये जो अच्छा बच्चा है और जो कोविड में अफेक्ट हो गया और जो निकम्मा बच्चा है, इन दोनों को आपने अलग अलग करना है, फिल्टर आउट करना है। देयर आर 550 कंपनीज अप्रॉक्स इन स्टॉक एक्सचेंज। अगर मैं थोड़ा सा आपको और फिल्टर आउट करूं, 550 कंपनी से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, लिस्टेड। ठीक है जी, 550 कंपनीज है ना। अब 550 कंपनीज में से सर कौन सी कंपनी उठाएं, जरा बात समझे। 550 कंपनीज में से कम 300 से 350 कंपनीज जो है ना, आप कह सकते हैं कि डेली ट्रेड करती हैं, डेली इनके अंदर ट्रेडिंग होती है। 200 कंपनियां वैसे ही हट गई। अब आपको 550 कंपनीज को तो देखने की जरूरत नहीं है ना, जिनमें ट्रेडिंग हो रही हो, जिनमें वॉल्यूम आ रहा हो, वही कंपनीज आप देखोगे, जाहिर सी बात है जो एक्टिव है। ठीक है, तो 550 में से 300-350 कंपनीज बच गई, कुछ भी नहीं है यार, ये नथिंग, कुछ भी नहीं है। 350 कंपनीज आ गई। अब आप कहेंगे सर 350 कंपनीज में से सर हम कौन सी कंपनीज देखें, अब ये तो एक बहुत बड़ा क्वांटम हो गया। कुछ नहीं करना, आप उठा लो KSE 100। KSE 100 का मतलब हो गया टॉप 100 कंपनीज, जिसको आपको स्टॉक एक्सचेंज में खुद फिल्टर आउट करके दे दिया कि दीज आर द टॉप 100 कंपनीज, जिसमें डेली के हिसाब से एक अच्छा वॉल्यूम जनरेट होता है। इसकी KSE 100 की जो क्राइटेरियाज होते हैं वो भी स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट के ऊपर गिवन है कि क्या क्राइटेरियाज के ऊपर KSE 100 जो है ना वो तय होता है। तो 300-350 कंपनीज में से 100 आ गई। समझ आ रही है बात? सर बात ये है सर, 100 को अगर मैं KSE 30 देखूं तो KSE 30 भी होता है 30 बेस्ट कंपनीज। यार कहाँ 550 कंपनीज में से आप आए और कहाँ उठे 350 पे, अगर कहाँ 100 पे और कहाँ 30। अब 30 कंपनीज में से भी अगर फॉर एग्जांपल आप अपनी एक कंपनी ना चूज कर सके तो क्या बात हो, मुझे बताएं। यानी कि आपने 30 कंपनीज में से बेस्ट करनी है। उसमें भी मैं आपको बताऊं कि एक रिपोर्ट आई थी जिसमें गवर्नमेंट ने ये तक बता दिया था कि 10 ब्लू चिप कंपनीज ऐसी हैं जिसमें जबरदस्त किस्म की जो है ना वो डिविडेंड्स और उनके पे आउट है, यानी कि 30 में से भी 10 निकाल दी। तो अब 10 में से आपने खाली एक चुननी है या दो चुननी है अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो उस पर तो हम फिल्टर आउट कर सकते हैं ना। तो 550 से कम 30 पे तो हम आ गए और 10 पे भी आ गए, तो आराम से हम स्टॉक एक्सचेंज की जो है वो 10 कंपनीज के ऊपर हम फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि कभी भी आपको कोई बंदा कहे कि यार ये वाला शेयर उठा लो या वो वाला शेयर उठा लो, आप यकीन करिएगा कि इस तरह की आपने काम करने ही नहीं है। इसलिए नहीं करना क्योंकि आपने खुद एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ना है। मैं आता हूँ किस तरह पढ़ना है, मैं आ रहा हूँ। एनुअल रिपोर्ट्स को खुद पढ़ना है, उसको पढ़ने के बाद उसकी प्लानिंग अच्छी करनी है, उसको पढ़ने के बाद कोई किसी र्यूमर्स के ऊपर बिलीव नहीं करना, और उसके बाद जो है ना वो आपने अपना प्लान जो है वो उसको एग्जीक्यूट कर देना है, और उसके बाद जो है ना वो आपने देखना है। एक और बात याद रखिएगा, 4 बातें मैंने आपको बताई, 5वीं बात बताऊं, जब भी स्टॉक एक्सचेंज में जाए ऑलवेज हैव अ स्पैन ऑफ मोर देन स्पैन ऑफ 5 years। 5 साल की प्लानिंग करके अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में नहीं जा रहे हैं तो आने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज इज अ गेम ऑफ लॉन्ग टर्म। लोगों ने इसको शॉर्ट टर्म बना दिया, लोगों ने इसको गैम्बलिंग बना दी, लेकिन ये गैम्बलिंग नहीं है। आप मुझे एक बात बताएं, हैव यू एवर फॉर एग्जांपल किसी ने प्रॉपर्टी ली है? मुझे बताएं, चलें थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। किसी ने जो है वो प्रॉपर्टी ली, आज तक खरीदी है? किसी का कोई ऐसा तजुर्बा हुआ या किसी के फैमिली में किसी ने प्रॉपर्टी ली हो? प्रॉपर्टी ली है आप लोगों ने? प्लीज, यस, 1 for yes, 2 for no। आपके खानदान में या आपको कभी एक्सपीरियंस हुआ होगा प्रॉपर्टी ली, फादर ने ली है, आपके घर में से किसी ने ली होगी। जब आप प्रॉपर्टी लेते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो क्या आप ब्रोकर को अगले दिन फोन करके पूछते हैं हाँ भाई प्रॉपर्टी के भाव कितने हो गए? कभी पूछते हैं? कभी 15 दिन में पूछते हैं हाँ भाई प्रॉपर्टी के भाव कितने हो गए? आपको भी अजीब सा लगेगा, उस बंदे को भी अजीब सा लगेगा कि पागल वागल तो नहीं है क्या मुझसे प्रॉपर्टी के भाव पूछ रहे हैं। हम स्टॉक में इस तरह की हरकत करते हैं। हम स्टॉक में अगले दिन ही देखते हैं कि अच्छा भाई इसका जंप ही नहीं लग रहा, फिर 15 दिन के बाद जो है ना वो सबर खो के छोड़ देते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, स्टॉक एक्सचेंज इज अ लॉन्ग टर्म गेम, इट इज नॉट गैम्बलिंग। आप खुद एक हलाल चीज को हराम इसलिए कर देते हैं क्योंकि आप गैम्बल कर रहे हैं उसके साथ, एक गैम्बल कर रहे हैं। समझ में आ रही है ना बात? यानी कि आप मुझे एक बात बताएं, एक बंदा जो है वो लॉस बियर नहीं कर पा रहा, वो कहता है मुझे लॉस ना हो लेकिन मुझे हलाल चीज भी चाहिए। और भाई जब हलाल चीज होगी तो उसमें नीचे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा। इस्लामिक फाइनेंस तो आपसे प्रॉफिट शेयरिंग की बात करते हैं भाई, इंटरेस्ट की बात तो हमारे यहाँ होती ही नहीं है। तो एक तो आपको चाहिए कि यार एक तो हमें हलाल इन्वेस्टमेंट बताओ,
और दूसरा ये कि वो इन्वेस्टमेंट हो जिसमें हमें नुकसान भी ना हो। तो ये कौन सी हलाल इन्वेस्टमेंट हो गई यार? तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हर वो चीज जिसके अंदर अल्लाह ने जो है ना वो अट्रैक्शन रखी है ना, उसके अंदर लॉस भी होगा। समझ में आ रही है बात? अब ये आपका काम है कि उस लॉस को आप लिमिट किस तरीके से करते हैं। तो ये याद रखिएगा कि ये मेरी जो एनालिसिस है, ऑलवेज हैव अ प्लान फॉर 5 years। अगर आपने वेल रिसर्च करी, ये 5 साल देंगे। एक और बात, जब 5 साल आप लोग दे देंगे, उसके दरमियान में आपके पास जाहिर सी बात है स्टॉक एक्सचेंज में डिविडेंड भी आएगा, उसकी कैपिटल एप्रिसिएशन भी होगी, और आपको दोनों तरीके से बेनिफिट हो रहा होगा। यहाँ पे एक और सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हाई नॉट इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी एंड व्हाई इन्वेस्ट इन स्टॉक एक्सचेंज? देयर आर वेरियस रीजंस। मैंने अपना एक पूरा कोर्स डिजाइन करा है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, मैं आखिरी में आपको बता दूंगा। उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल के अंदर ये सारी चीजें बताई, और पाकिस्तान में इस तरह का कोर्स है ही नहीं, और जिस लेवल पे और जिस प्राइस पे मैंने निकाला है वो भी नहीं है। और वो आपको इंशाल्लाह इतना सिखा देगा कि यू विल बी एबल टू, फॉर एग्जांपल, get the know-how on stock exchange, and I think you will be able to talk with anyone on any international forum। 5 years की आपने एक बात रखनी है। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको बताना ये था, प्रॉपर्टी के अंदर ना टिकट साइज बहुत बड़ा है। ठीक है, प्रॉपर्टी के अंदर टिकट साइज बहुत बड़ा है। आपको 5,000 की कोई प्रॉपर्टी मिलेगी, आपको 1 लाख की कोई प्रॉपर्टी मिलेगी। अगर प्लॉट लेने के लिए भी जाएंगे तो आपके मिनिमम जो इंस्टॉलमेंट्स बन रही है ना, बिल्कुल एक पसमानदा इलाकों में भी वो भी 1 लाख 1.5 लाख। टिकट साइज का मतलब आपको जो है वो परचेज करने की जो पर आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो अमाउंट देते हैं, इसको टिकट साइज समझ लें। वो टिकट साइज बहुत बड़ा है। आपको अमाउंट भी अगर पे करनी है तो एक हैवी टिकट साइज पे आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर तो प्रॉपर्टी आप समझ लेना कि आउट ऑफ रीच हो गई है। $350 बिलियन की हमारी अगर जीडीपी है ना, तो कम से कम $1,200, यानी कि प्रॉपर्टी आपके जीडीपी से कम 4 गुना ज्यादा आपकी प्रॉपर्टी मार्केट की वैल्यूएशन हो चुकी है। जो कि डेवलप कंट्री के अंदर भी ये कहानी नहीं है, हमारी डेवलपिंग कंट्री के अंदर ये कहानी हो चुकी है। पाकिस्तान की प्रॉपर्टी की बात बता रहा हूँ आपको वसूख के साथ। तो पॉइंट ये है बच्चा लोग कि प्रॉपर्टी का टिकट साइज बहुत बड़ा है। आपको मैं एक और बात बताऊं, देयर इज नो लर्निंग इन प्रॉपर्टी, नो लर्निंग। यू हैव फॉर एग्जांपल परचेज द प्रॉपर्टी एंड यू हैव वेटेड फॉर द प्रॉपर्टी। 5 साल के बाद बजरी के, सीमेंट के, स्टील के, ट्रांसपोर्टेशन के, लेबर के प्राइस तो वैसे भी बढ़ने, तो उतना अमाउंट आपको वैसे ही मिल जाएगा प्रॉपर्टी में, तो उसको एप्रिसिएशन थोड़ी कहते हैं। भाई रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ गए और मुझे उतना अमाउंट मिल गया, तो ये कोई नफा थोड़ी हुआ। आपको बात समझ में आ रही है? मतलब बात यह है कि अगर डॉलर के बढ़ने से मेरी एक्सपोर्ट बढ़ गई, तो ये तो ग्रोथ ही ना हुई ना। तेरी अपनी क्या मेहनत है, तूने अपने क्या किया है? तो कहने का मतलब है कि प्रॉपर्टी में तो एक इंसान जो है ना, उसमें कोई नॉलेज नहीं है, वो तो आपने लेके रख लिया, वो तो बढ़ना ही बढ़ना है। आवाम इतनी बढ़ गई है तो वो तो बढ़ना ही बढ़ना है। कराची की आवाम जो है ना वो 2.5 करोड़ की है, पूरे ऑस्ट्रेलिया की आवाम भी 2.5 करोड़ की नहीं है। तो जाहिर सी बात है जब इतने लोग आ जाएंगे तो उनको, और ज्वाइंट फैमिली का सिस्टम हमारे यहाँ पे खत्म हो रहा है, हर बंदे को अपना अलग घर चाहिए। तो जब अलग घर चाहिए तो जाहिर सी बात है, एक फैमिली के अगर 3 बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है उसने ऑटोमेटिकली डिमांड क्रिएट कर दी। तो ज्वाइंट फैमिली का सिस्टम खत्म हो रहा है। डॉलर की प्राइस आप देख रहे हैं कहाँ पर है, 22 करोड़ की आबादी आपके पूरे मुल्क में हो गई है, जगह कम है, तो जाहिर सी बात है डिमांड ज्यादा, सप्लाई जो है वो इतनी है नहीं, तो ऑटोमेटिकली प्राइस शूट कर जाएगी। इकोनॉमिक्स है, सिंपल सिंपल। पॉइंट क्या है मेरा? पॉइंट ये है सर कि प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर यू कैन, एक तो इसके अंदर नॉलेज नहीं है, दूसरी ये है कि उसका टिकट साइज बड़ा है, ठीक है, और तीसरी चीज जो है ना, प्रॉपर्टी के अंदर लिक्विडिटी नहीं है। आपने अगर कोई चीज खरीद ली ना, एटलीस्ट यू नीड, आपकी प्रॉपर्टी एक दिन में भी बिक जाएगी और सालों साल लग जाएंगे, प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी, बायर ही नहीं मिला, आपकी मर्जी का कोई बायर ही नहीं मिल रहा। अब ये मर्जी का कोई बायर मिलेगा तब जाके उसको बेचेंगे ना। और रिसेंटली आई हैव इन्वॉल्वड इन द परचेज ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड बिलीव मी, इट्स अ हेवी ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस, इट्स एन अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी। अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, देयर इज नो स्क्रीन, कोई स्क्रीन नहीं है, कौन बायर कौन सेलर आई डोंट नो, कोई है ही नहीं। एक जमीन.com के ऊपर आपको एक अंदाजा लग जाता है कि हाँ ठीक है यार, वो भी अब कि हाँ यार ये इस काइंड ऑफ मेरी प्रॉपर्टी कितनी वर्थ है या मुझे इतनी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, बट देयर इज नो डॉक्यूमेंटेड, कोई उसका कोई इंडेक्स ही नहीं है। यू डोंट हैव द प्रॉपर्टी इंडेक्स इन पाकिस्तान, तो आप कैसे इस प्रॉपर्टी को जज करेंगे कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी वैल्यूएशन की है, और फिर बायर को किस तरीके से ढूंढना, फिर बायर के दरमियान में ब्रोकर, और फिर उसके अलावा जो है वो एक पूरा ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स, और पूरे मतलब एक पूरा ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर, इसमें एक दिन भी लग जाएगा, एक दिन के अंदर भी कहानी खत्म हो जाएगी, और मिनिमम 3 महीने लगते हैं यूजुअली प्रॉपर्टी की पेमेंट ट्रांसफर होने में। बट इन स्टॉक एक्सचेंज योर लर्निंग इज एट अटमोस्ट लेवल पे आपकी लर्निंग। आप स्टॉक एक्सचेंज के जरिए अपने मुल्क की जीडीपी, अपने मुल्क का जीएनपी, अपने मुल्क का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कमोडिटीज मार्केट, सब में आपस में आप इंटरलिंक सीखते हैं, अगर आप फाइनेंस के स्टूडेंट हैं तो। नॉन फाइनेंशियल स्टूडेंट भी इसके अंदर सीखता है, क्योंकि किसी भी फोरम पर जाके बात तो करनी है ना भाई, पहली बात। नंबर 2, हाईएस्ट लिक्विडिटी विद इन एन आवर, विद इन एन आवर मैं अपनी पूरा स्टॉक बेच सकता हूँ किसी भी प्राइस के ऊपर।
इवन यूजुअली प्रॉपर्टी के अंदर लॉस में भी लोग बेचना चाहते हैं लेकिन बिकती नहीं है। मैं लॉस में भी बेचना चाह रहा हूँ लेकिन बिक ही नहीं रही, बायर ही नहीं मिल रहा। प्रॉपर्टी स्टॉक के अंदर आई कैन लिक्विडेट ऑल ऑफ माई अमाउंट। बात समझने की कोशिश करिएगा, मैं पूरा अमाउंट लिक्विडेट कर सकता हूँ अपना अमाउंट। और स्टॉक का एक इंडेक्स है, एनी टाइम आई डू हैव द बायर, आई डू हैव द इंडेक्स, और मैं उस इंडेक्स के अंदर जाके बेच सकता हूँ। पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर एक बात याद रखिएगा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये मैंने आपको जो चीज बताई, ये प्रॉपर्टी वर्सेस स्टॉक बताया, पूरी दुनिया के अंदर स्टॉक मार्केट इज द ओनली मार्केट, इज द ओनली मार्केट। मैंने बहुत सारी मार्केट स्टडी करी है, इसकी बेसिस के ऊपर आपको बता रहा हूँ। स्टॉक मार्केट इज द ओनली मार्केट जिसके अंदर हाईएस्ट लिक्विडिटी है एंड हाईएस्ट प्रॉफिट है। हाईएस्ट लिक्विडिटी, हाईएस्ट प्रॉफिट, याद रखिएगा। प्रॉपर्टी के अंदर लिक्विडिटी नहीं है, प्रॉफिट है। समझ आ रही बात? गोल्ड के अंदर लिक्विडिटी तो है लेकिन प्रॉफिट नहीं है। गोल्ड की बात कर रहा हूं, एक साल में बहुत ज्यादा मिल गया लेकिन बाकी पूरे साल में देखेंगे तो ऑन एवरेज ही जा रहा है। बिटकॉइन के अंदर प्रॉफिट इतनी वॉलेटिलिटी के ऊपर है कि कोई बंदा जा ही नहीं सकता, इतनी वॉलेटिलिटी के ऊपर है। और ये तो अभी तक देखा जाए तो लीगल भी नहीं है, सेंट्रलाइज भी नहीं है, फिर उसके अंदर रिलीजियस इश्यूज भी है। कमोडिटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट के अंदर मसला ये है, प्रॉफिट के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत है। आप समझ रहे हैं बात? स्टॉक मार्केट इज द ओनली 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 मार्केट, पैसिव मार्केट। द वर्ड आई एम यूजिंग इज पैसिव मार्केट। इवन बिजनेस जो होता है ना, जो हम बिजनेस करते हैं वो एक्टिव है। बिजनेस के अंदर भी अगर मैंने पैसा लगा दिया तो फौरी तौर पे थोड़ी मुझे जो है वो लिक्विडिटी पा जाएगा। मैंने कोई स्टॉक लिया, समझ लें मैंने जूते का काम शुरू किया, जूते का स्टॉक लिया, अब मुझे एक दिन के बाद पैसों की जरूरत पड़ गई तो मैं पूरा जूता थोड़ी बेच सकता हूँ एक ही दिन में। इट विल टेक टाइम इन बिजनेस टू रिकवर योर इन्वेस्टेड अमाउंट। आपको समझ में आ रही है बात? हाँ या ना? 1 4 yes 2 4 no, इंटरेक्शन करें प्लीज। 1 4 yes 2 4 no। मेरी आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है? सारे फारिग हो चुके हैं। तो इट टेक्स टाइम इन बिजनेस टू रिकवर योर अमाउंट। बिजनेस भी पे ऑफ में टाइम लेता है। ये पैसिव कैपिटल मार्केट एक वाहिद स्टॉक मार्केट है, हाईएस्ट लिक्विडिटी, हाईएस्ट प्रॉफिट। अब जरा बात कर लेते हैं सर, कितना आप कितना प्रॉफिट का वो कर रहे हैं? प्रॉपर्टी मार्केट ऑन एवरेज, मेरे हिसाब से प्रॉपर्टी मार्केट ऑन एवरेज, बल्कि मेरे हिसाब से नहीं, रिपोर्ट के हिसाब से बता रहा हूं, प्रॉपर्टी मार्केट ऑन एवरेज आपको 12% से 14% रिटर्न दे देती है। 12 से 14% रिटर्न ऑन एवरेज, लास्ट 20 साल का डेटा उठा लो, 12 से 14% रिटर्न है यूजुअली। और रिटर्न का मतलब रेंटल इनकम एंड कैपिटल एप्रिसिएशन बोथ, कैपिटल एप्रिसिएशन एंड रेंटल इनकम बोथ की बात कर रहा हूँ, 12 से 14%। अब इसमें रिटर्न बढ़ भी सकता है पर ईयर ऑलवेज। बेटा ये जब भी रिटर्न की बात की जाएगी पर ईयर, तो जब भी हम बात करेंगे 12 से 14% पर ईयर, तो सर क्या मेरे वालिद साहब तो सर 25% कमा लेते हैं सर प्रॉपर्टी में, उनका तो 25%। अब अपने वालिद साहब से ये सवाल करना उन्होंने कितना पुराना प्रॉपर्टी लेके रखी है। कोई 20 साल पुरानी प्रॉपर्टी अगर होगी तो डेफिनेटली इतना इनकम बने। मैं तो पर ईयर की बात कर रहा हूँ, और उसको भी अगर आप पर ईयर पे लेकर आओगे 20 ईयर्स का कंपाउंडेड इफेक्ट निकालोगे तो इतना ही बन जाएगा, 12 से 15। समझ में आ रही है बात? सर आप स्टॉक मार्केट के बारे में बताएं, 20 साल का डाटा उठाएं, स्टॉक मार्केट के बारे में बताएं, स्टॉक मार्केट ने कितना रिटर्न दिया? बिलीव मी 18 से 20%, 18 से 20%। आपको समझ में आ रही है? ये 20 साल का डाटा उठाएं, इसके अंदर इन्फ्लेशन को एडजस्ट करें। इन्फ्लेशन पूरे पाकिस्तान में लास्ट 20 साल का डाटा उठाएं 6% से 7%। तो ये जो 14% है ना भाईजान, ये नॉमिनल रिटर्न है, इसके अंदर महंगाई माइनस होती है। 6% माइनस करो तो पीछे कितना बचा? 8%। 8% आपको रियल रिटर्न मिला है प्रॉपर्टी से, 8%। समझ में आ रही है बात? स्टॉक मार्केट में 20% से उठा, 6% इन्फ्लेशन हटाए, 12% का आपको रिटर्न मिला है, रियल रिटर्न। क्योंकि नॉमिनल के अंदर इन्फ्लेशन तो माइनस करेंगे ना यार, इन्फ्लेशन माइनस करेंगे तभी तो रियल रिटर्न निकलेगा। हम तो इन्फ्लेशन भी माइनस नहीं करते, एंड इन्फ्लेशन इज अ हिडन टैक्स। किसी भी इंस्टीट्यूशन के ब्रोशर के अंदर जो वो होता है वो नहीं मिलता। आपको समझ आ रही है? तो ये याद रखिएगा हमेशा बच्चा लोग, कि याद रखिएगा कि हमेशा नॉमिनल रिटर्न के अंदर इन्फ्लेशन माइनस होता है। द 14% इज द रिटर्न दैट यू विल गेट इन द स्टॉक मार्केट। अब करना क्या होता है सर? ये तो रिटर्न कर लिया, अब इसको बैंक से कंपेयर करना होता है। मारवाड़ी होता है ना, मारवाड़ी हर चीज को बैंक से कंपेयर करता है, हर चीज को बैंक से कंपेयर करेगा। पहले गुजराती मेमन लोग ये ब्याज से कंपेयर करते थे। बेंचमार्क रेट, पूरे मुल्क का पॉलिसी रेट, इंटरेस्ट रेट जो स्टेट बैंक निकालता है, डिस्काउंट फैक्टर जिसको हम कहते हैं, इसको कंपेयर करवाओ यार, उसको कंपेयर करवाओ। अब बेंचमार्क रेट क्या है?
आपके मुल्क का जो इंटरेस्ट रेट है पाकिस्तान का वो है 7%, 7% से ज्यादा है, ठीक है, 7.25% है अभी करंटली, ठीक है। आपके मुल्क का है 7.25%, ये बेंचमार्क रेट है। यानी कि फॉर एग्जांपल इफ यू विल इन्वेस्ट योर अमाउंट इन बैंक, तो बैंक आपको 7.25% तो खैर नहीं देगा, उससे कम देगा, लेकिन बहरहाल 5%, 6% बैंक दे देगा। अब सोचो तो सही कि मैं अगर प्रॉपर्टी में से ये 5 से 6% में निकाल दूं तो मुझे सिर्फ 2% मिल रहा है एडिशनल, जो बैंक, मतलब बैंक में तो आपने कुछ नहीं करना ना यार, बैंक में तो पैसा रख देना है, बैंक हाईएस्ट लिक्विडिटी, जब डिमांड करूंगा पैसा आ जाएगा, सही है ना, मुझे तो बैंक में कुछ करना ही नहीं है। लेकिन बैंक आपको 5 से 6% दे रहा है। अब एक बंदा बोले मैं प्रॉपर्टी ढूंढूं, फिर उसके अंदर प्लॉट के मसले, फाइलों के मसले, कब्जों के मसले, फिर ब्रोकर ढूंढूं, फिर बेचने के मसले में, मुझे आगे जाके शॉर्ट टर्म नीड है, मुझे एजुकेशन में, मेडिकल में, बच्चों की शादी करनी है, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए, तो मैं प्रॉपर्टी में तो नहीं फंसाऊंगा। दवा करो यार, सिर्फ 2% ही मिल रहा है ना ऊपर, मैं बैंक में रख दूं। समझ में आ रही है बात? नो मोटिवेशन। स्टॉक में देखें, अगर इस 14% में से आप अगर फॉर एग्जाम्पल वो 6% माइनस कर देंगे, 8% रिटर्न, इंक्रीमेंटल, 8% रिटर्न, इनफ मोटिवेशन फॉर एनीवन टू इन्वेस्ट इन स्टॉक एक्सचेंज। चलो यार दफा करो, और हाईएस्ट लिक्विडिटी, तो अगर शॉर्ट टर्म नीड्स भी है तो फौरन फौरन पैसा बेचो, 8% रिटर्न। तो भाई स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोफेशनल्स, डोंट अंडरस्टैंड इट एज अ गैम्बल। समझ में आ रही है बात? और विद दिस नोट आई एम गोइंग टू एंड माई सेशन, इसलिए क्योंकि 5-10 मिनट के बाद आपका मैच शुरू हो जाएगा। और एंड क्या करूंगा सेशन से, बहुत सारे आप लोगों के सवाल आते हैं, और पिछले 8-10 सालों के अंदर आई हैव कंडक्टेड वेरियस सेशंस ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, और मैं करवा चुका हूं। और बीच में कोविड की वजह से और बिजनेस कमिटमेंट की वजह से मैंने ये सेशन को रोक दिया था। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब एक अनाउंसमेंट कर रहा हूं, ऑल द पार्टिसिपेंट्स, ये आप लोगों के पास पता भी चल जाएंगी। और शेख राफे, अच्छा शेख राफे का मैं सवाल ले लूं, एक शेख राफे का सवाल ले लूं, और मेरा व्हाट्सअप नंबर लोग मांग रहे हैं, मैं व्हाट्सअप नंबर अपना दे देता हूं। बस प्लीज एक चीज का ख्याल रखिएगा, एक चीज का ये ख्याल रखिएगा, एक तो मैंने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया कि अगर मैं जवाब ना दूं तो मैं जवाब दे दूंगा, बस ये व्हाट्सअप नंबर लिख लें। इसके अलावा मेरा यूट्यूब का चैनल है, उसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा, इससे आपके बिजनेस एक्यूमेंट बढ़ेगा। मैंने यूट्यूब का चैनल का आपको लिंक भी दे दिया, उससे जो है ना वो आपका एक्यूमेंट बढ़ेगा। मेरा फेसबुक का भी पेज मैं आपको दे देता हूँ, इकबाल भाभा ऑफिशियल के नाम से, एक आधे दो आधे फेक अकाउंट्स भी हैं, facebook.com/इकबाल भाभा ऑफिशियल, इसको भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। ये फ्री सेशन रखने का मकसद ये टू मेक टू गिव यू द अवेयरनेस इन स्टॉक एक्सचेंज। आप भी आगे जाके अर्न करेंगे और अपनी पुश्तों को भी ये चीज सिखाएंगे। अब सारा सवाल सुन लीजिएगा सर कि मैं क्या अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। जी मैं बता रहा हूँ, ये यूट्यूब वगैरह का चैनल, ये कर लीजिएगा। मैं जो है ना एक कोर्स इंशाल्लाह अनाउंस करने जा रहा हूँ अभी। इसके अंदर करना क्या होगा, इसके अंदर होगा इस तरीके से सर कि स्टॉक एक्सचेंज की बेसिक्स से उठकर हम एडवांस तक जाएंगे। मैं थोड़ी बहुत आपको एक झलक दिखाना चाह रहा हूँ टू क्रिएट द मोटिवेशन इन यू। और आप, ये जो पर्पज है वो पर्पज ये है कि आप लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आगे निकलना है हमें। ये देखें, ये मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एक झलक आपको दिखाता हूँ। यार ये स्क्रीन इन लोगों को नजर आ रही है? हाँ नजर, ये आपको पावर पॉइंट नजर आ रही है बच्चों लोग? ये नजर नहीं आ रही? आ रही है, अच्छा ठीक है, ये कह रहे हैं आ रही है। अच्छा जरा बात समझिएगा, ये कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, ये क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, ये सारी बेसिक चीजें। ये स्टॉक एक्सचेंज के सेक्टर्स हैं, कौन से सेक्टर के अंदर कितनी कंपनीज हैं, क्या सेक्टर के ऊपर कंपनीज आती हैं, कौन कौन से सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कौन कौन से सेक्टर बिल्कुल फालतू हैं, इन सारी चीजों के ऊपर बातचीत। इसके अलावा पीएसएक्स की इंडाइसिस, जैसे बच्चे ने सवाल किया केएससी 100 क्या होता है, केएससी 30 क्या होता है, केएससी ऑल शेयर के केएमआई क्या है, इन सब के ऊपर इस कोर्स के अंदर इनरोल, मतलब इस कोर्स के अंदर जो है ना वो ये शामिल होगा। इसके बाद ग्लोबल इंडाइसिस, ग्लोबल इंडाइसिस का मतलब यूएस के अंदर 5 स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, नेस्डेक कंपोजिट, एनवाईसी कंपोजिट, डीजीआईए, एसएनपी, रसल इंडेक्स। इसके अलावा आपका जो है वो इंडिया स्टॉक एक्सचेंज, चाइना, जापान, आपका हांगकांग, यूएई, इनकी स्टॉक एक्सचेंजेस किस तरीके से वर्क करती है, इसके ऊपर डिटेल एनालिसिस एक। अच्छा इसके अलावा हमें जो मेन चीज है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट एक T+1 होती है, T+2 होती है, वो क्या चीज होती है, इसके ऊपर बातचीत। स्टॉक एक्सचेंज से किस तरीके के कितने तरह के नफे आ सकते हैं ये। और जो मेन चीज जो है वो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है जिसके ऊपर आप लोगों को ग्रिप होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इंडेक्स किसको कहते हैं, पॉइंट्स, परसेंटेज, ओपन प्राइस, लास्ट प्राइस, मार्केट वॉल्यूम, मार्केट वैल्यू, केसी 100 वॉल्यूम, केसी 100 वैल्यू, टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी जिसको मार्केट कैपिटलाइजेशन भी यूजुअली कहते हैं।
इसके ऊपर जो है वो टोटल ट्रेड, नंबर ऑफ ट्रेड, YOY, MOM, QOQ, अपर कैप, लोअर लॉक, एक्स डिविडेंड, कम डिविडेंड, स्पॉट वॉच सेक्टर, मार्केट कैपिटलाइजेशन, कंपनीज। इसके अलावा मल्टीपल चीजें जो है ना वो मेरे दिमाग में, अब मैं समंदर को जो है ना वो कूजे में जो है वो डालने की कोशिश कर रहा हूँ। एक सवाल, एक बच्चे ने सवाल किया, सर यूएस की स्टॉक एक्सचेंज हमारी एक से ज्यादा क्यों है? बेटा आबादी तो देखो, आबादी भी तो देखें। उसके अलावा जो मैंने इन चीजों के अंदर डाला वो इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस डाली हैं, आपको क्विक कैलकुलेशंस आनी चाहिए, कुछ क्विक, जैसे वो हम लोग वो एप्टीट्यूड में क्या पढ़ते थे हम लोग, लॉजिकल रीजनिंग। वो लॉजिकल रीजनिंग जो होती थी ना, ये आपको क्विक क्विक आनी चाहिए। फौरी तौर पर ग्रोथ कैलकुलेट करना, फौरी तौर पे जीपी मार्जिन कैलकुलेट करना, ईपीएस कैलकुलेट करना, फौरी तौर पे ईपीएस देखकर अंदाजा लगा देना कि यार ये स्टॉक एक्सचेंज जो है ना वो, मतलब एक फिल्टर आउट होता है ना, स्टॉक की फिल्टरिंग करते हैं। मुझे आप अभी फॉर एग्जांपल, आप मुझे अभी कोई बता, सर स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताएं, मैं आपको चार चीजें स्टॉक एक्सचेंज की देख के बता दूंगा, यार इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो या ना करो। मतलब फौरी फौरी स्क्रीनिंग, फौरी फौरी फिल्टर आउट, यार मतलब ठीक है वर्थ इट है, मोर डिटेल में जाना, यार वर्थ इट नहीं है। कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने एक्सपीरियंस और अल्लाह ने जो नॉलेज दी है वो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा। और वो जो शेयरिंग होगी ना, दैट विल ओपन अप योर माइंड, आपका माइंड खुलेगी। और ये परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज किस तरीके से निकालना, ग्रोथ कैलकुलेशन किस तरीके से करना, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट किस तरीके से निकालना, ठीक है जी। इसके अलावा रिस्क एडजस्टेड पॉसिबिलिटी फैक्टर, इसको हम RAPF भी कहते हैं, PRR भी कहते हैं, PLB, APLB, ERR भी कहते हैं। इसको कैसे कैलकुलेट करना फौरी तौर पे, ये आर्बिट्रेज के अंदर यूजुअली काम आता है। इसके अलावा परसेंटेज टोटल रिटर्न फ्रॉम एक्सचेंज किस तरीके से कैलकुलेट करना, स्टॉक एक्सचेंज की अंदर हिस्ट्री किस तरीके से देखना, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आपके अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल, ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लेंथ, चैनल, ये चैनल किस तरीके से देखना, इसके अलावा रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ये किस तरीके से सारी चीजें देखना। इसके अलावा मजीद जो चीजें मैं आपको बताऊं, तो हमने इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें, स्टॉक एक्सचेंज को प्रॉपर्टी के साथ कंपेयर करना, इसके अंदर म्यूचुअल फंड का एक बहुत बड़ा एलिमेंट होगा कि म्यूचुअल फंड के साथ इसको कंपेयर करना, कमोडिटी मार्केट के अलग से एक सेशन होंगे। और इन सेशंस के अंदर, और ये जो मेरा कोर्स है उसके अंदर सिर्फ मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आई विल बी इनवाइटिंग मेनी ऑफ दी ब्रोकर्स एंड दी स्टॉक एक्सचेंज के जो ब्रोकर्स हैं वो आपके साथ बातचीत कर रहे होंगे और आपको समझा रहे होंगे कि किस तरीके से करना है। इसके अंदर आपका अकाउंट भी खुलेगा, आप कमोडिटीज में म्यूचुअल फंड के अंदर अकाउंट भी खुलेगा, सीखने के लेवल के हिसाब से भी खुलेगा और उसके हिसाब से भी जो है ना वो आपका अकाउंट खुल रहा होगा। अब सर बात यह है कि ये सेशन, आपको मैं मोड बता देता हूँ, ये सेशन किस तरीके से जो है वो कंडक्ट किए जा सकते हैं। बुक्स को बिल्कुल, ये सारी चीजें ना बेटा, बात ये ना कि इस आधे घंटे के सेशन के अंदर आई कैन नॉट कंक्लूड, और मैं नहीं बता सकता हूँ कि किस तरीके से करना है। एक तो इंडिया पाकिस्तान का मैच, ऊपर से स्टॉक एक्सचेंज, तो ये दोनों चीजें जो ना वो कॉन्फ्लिक्ट आ गई हैं, तो किस तरीके से ये इस तरह का जो कोर्स है, मैंने पाकिस्तान के अंदर एक आधा कोर्स, दो आधे कोर्स मैंने देखे हैं, सर्च भी किए हैं, और बाहर के ममालिक के अंदर ग्लोबल जो जो कोर्सेज होते हैं उसको भी मैंने देखे हैं, बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव, इतने एक्सपेंसिव है कि आपकी अफोर्डेबिलिटी से ही बाहर हो जाएंगे। ठीक है ना, मतलब बात ये है ना कि अगर 1.5 लाख रुपए का कोर्स आप लोग ले रहे हैं, तो आप लोग 1.5 लाख सुनकर ही आप बाहर आ जाओगे, बोले इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहे भाई, दाढ़ी से बड़ी ऊंचे हो गई है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो 1.5 लाख का कोर्स, 1 लाख का कोर्स, 80,000 का, 70,000 का, 50,000 का। अब मैंने काफी सोचा इसकी प्राइसिंग के ऊपर कि मैं कितनी ऐसी प्राइसिंग रखूं जो हमारे स्टूडेंट के लिए जो है ना वो अफोर्डेबल हो जाए। पहली बात तो ये, एक बच्चे ने मुझसे पर्सनली पूछा, सर ये लाइव होगा? ये लाइव नहीं होगा, ये रिकॉर्डेड सेशन होगा, ये पूरा रिकॉर्डेड सेशन होगा। और ये हफ्ते के अंदर 1 से 2 आधा सेशन जो है ना मैं रिलीज करूंगा, आप लोग अपने कंफर्ट लेवल पे उस सेशन को देखना है। मेरे साथ लाइव सेशंस भी आपके होंगे, लेकिन उस कंफर्ट लेवल पे आपने जो है ना वो देखना है कि किस तरीके से वो सेशंस होंगे। मैंने आपको कोर्स कंटेंट बता दिया है, कोर्स कंटेंट मैंने आपको पूरा बता दिया कि किस तरीके से होगा, पहली बात मैंने बता दी। दूसरा ये, इसके अंदर हम मार्केट के इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स भी लेकर आएंगे, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तीसरी चीज मैंने आपको बताई कि ये रिकॉर्डेड होगा प्लस लाइव होगा, यानी कि आपके ऐप्स के ऊपर जो है ना वो एक्सेस आपका अवेलेबल होगा। और इसको जो है ना वो हम रिकॉर्डेड सेशंस के ऊपर और लाइव सेशंस के ऊपर रखेंगे, और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अच्छा, मैं मार्केट का बंदा हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैंने मेरे ख्याल से बहुत कम अर्सा अपनी लाइफ के अंदर जो है ना वो जॉब की है, बाकी मैंने बिजनेस ही किया है। एंड आई ऑलवेज बिलीव इन, फॉर एग्जांपल, आस्किंग द फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स। मार्केट के अंदर 1.5 लाख रुपए का भी कोर्स है, 1 लाख का भी कोर्स है, 80,000 का भी है। लोवेस्ट कोर्स जो भी मैंने देखा है ना वो 20,000 का, 15,000 तक भी मैंने देखा है। मैं चाहता हूँ मैं उससे भी इसको इतना रिड्यूस कर दूं। पर्पस सिर्फ ये है कि आप लोग जो है ना वो इस लेवल पे सीखें कि यार मतलब आगे जाके जो है ना वो यूथ हमारी सीखे ना हो। आपने जो है ना वो डिफाइन करना है, डिसाइड करना है व्हाट शुड बी द आइडियल फी ऑफ द कोर्स। में आपको व्हाट्सएप पे मुझे जरूर बताएं कि क्या उसकी आइडियल फी जो है ना वो होनी चाहिए, क्योंकि मैंने फिर आपको बताया कि मैं हूं मार्केट का बंदा।
अगर मैं बहुत ज्यादा फी चार्ज कर दूंगा, और ये एक स्टॉक एक्सचेंज का ऐसा कोर्स है जो एग्जामिनेबल नहीं है, आप समझ आ रही है, ये एग्जामिनेबल नहीं है, ये आप लोग अपनी सेल्फ के लिए कर रहे हैं। आपकी पॉकेट साइज के हिसाब से मैं कोर्स क्रिएट करना चाह रहा हूँ, आपकी पॉकेट साइज के हिसाब से, जो आप लोगों के लिए अफोर्डेबल भी हो। आपने मेरी टेंशन नहीं लेनी कि यार सर आप प्रॉफिट निकाल सकेंगे, मेरी टेंशन नहीं लेनी है आपने। आपने अपने हिसाब से बताना है कि सर जो कोर्स की जो फी होनी चाहिए ना वो कितनी होनी चाहिए, अपने हिसाब से आपने बताना है। अफोर्डेबिलिटी लेवल आपके हिसाब से होगा, इसलिए क्योंकि मेरी जो सोर्स ऑफ इनकम है ना वो एक नहीं है, और दिस इज नॉट द सोर्स ऑफ इनकम। आई डू हैव द मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, एंड दिस इज आई एम डूइंग जस्ट फॉर पैशन, कि मैं इस सारे कोर्स को एक जगह जमा कराऊं और आपके जो है ना वो उस पर करूं। मेरे पास बहुत सारे फीडबैक्स आ रहे हैं, लेकिन सारे लोगों के नहीं आ रहे। इस तरह की चीजें सर हमें तो फ्री में चाहिए। एक बच्चा मेरे पास आता है, सर मुझे तो फ्री में चाहिए, मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता हूँ। उस बच्चे को भी मैं इस तरीके से अकोमोडेट करूंगा कि मैं इंशाल्लाह हर हफ्ते स्टॉक एक्सचेंज का या इससे रिलेटेड कुछ चीजें मैं इसको फ्री में अपने लाइव सेशन पे डेफिनेटली आऊंगा। और यूट्यूब के ऊपर मेरे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर कुछ सेशन है, वो जरूर वो देखें। और इसके बाद भी अगर कोई बच्चा ये बोलता है कि सर मैं बिल्कुल ही जो वो हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता, तो मैं उस बच्चे को भी अकोमोडेट करने की कोशिश करूंगा और बिल्कुल उसको भी अकोमोडेट करूंगा। तो इस चीज से आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं कि इसका 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 फी चार्ज करने का भी एक सिर्फ पर्पज ये है कि जो हमारी एप्स हैं उसकी एक कॉस्ट निकलती रहे। एक कमर्शियल एक्यूमेन और बिजनेस एक्यूमेन और इकोनॉमिकल अगर कोई प्रोजेक्ट ना हो तो बात नहीं बनती। तो इसमें जो है ना वो ये चीज है। एक बच्चा बोला मैं तो 150 रुपया देगा, तो बेटा मिलेंगे भी जूते ही। आप जो 150 रुपया देगा ना, तो उसमें सामने से मिलेगा भी जूता ही तो तो बात यह है कि ये सारी चीजें। तो एक बच्चा बोलता है सर स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर किस तरह बनता है। बेटा बात यह है कि स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर बनना अभी इसको छोड़ दें। ड्यूरेशन कोर्स की क्या होगी, किस तरीके से होगी, ये एक बहुत प्रोलॉन्ग्ड कोर्स होगा, इसमें आप अपने पेस के हिसाब से सीखते रहेंगे। आपने जितना भी फीडबैक मुझे दिया व्हाट्सअप करके मोटिवेशन लेवल इस तरीके से जरूर बढ़ाना है कि आपने मुझे बताना है। किसी ने 5,000 का है, किसी ने 10,000 का है, किसी ने 15,000 का है, किसी ने कहा बिलो 5,000। बिलीव मी आई विल फॉर एग्जांपल मेक दिस कोर्स अप टू योर लेवल। तो व्हाट्सअप करके मुझे जरूर आपने मुझसे बात करनी है। और जो लोग मेरे ग्रुप में नहीं है स्टॉक एक्सचेंज के, उनको भी मुझे डालना है। लेकिन मैं पिछले 5-6 साल से ग्रुप चला रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर लोगों को समझ ही नहीं है एक्स प्राइस क्या है, एक्स डिव क्या है। तो इसमें आपने जरूर जो है ना वो अपना फीडबैक जरूर देना है व्हाट्सअप करके, ताकि मैं इस तरह के कोर्स को डिजाइन कर सकूं। इंशाल्लाह आई विल बी स्टार्टिंग दिस कोर्स जो है वो मैं ये नवंबर के अंदर ही स्टार्ट करूंगा, एंड इट विल बी द आउटस्टैंडिंग कोर्स फॉर ऑल ऑफ यू। और आप लोग अपना फीडबैक मुझे खुद लाइव सेशन में देंगे, क्योंकि जो कस्टमर बोलेगा ना वही मार्केट होगी। तो इंशाल्लाह इस तरह की चीज करेंगे। मुझे ये बताएं कि इस तरह का सेशन आपको समझ में आया। शुड आई कंटिन्यू दीज काइंड ऑफ सेशंस इन कमिंग डेज, या आप जो है ना वो समझते हैं कि सर ये बस ऑन एवरेज सेशन था, इस तरह के सेशन जो है ना वो इतने फायदेमंद नहीं हुए। ये मुझे आपने जरूर बताना है, प्लीज जरा बताएं प्लीज। ग्रुप का लिंक आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर देना, आई शेयर द ग्रुप लिंक। ठीक है, तो कुछ समझ में आया, कुछ ना होने से कुछ बेहतर था ये सेशन। मैं इसको और इंशाल्लाह बेहतर तरीके से डिजाइन करूंगा। कुछ मजा आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इंशाल्लाह जी बिल्कुल मैं इस तरह के सेशन इंशाल्लाह बिल्कुल जो है वो, बेटा लेंथ मैंने इसलिए सेशन की ज्यादा नहीं रखी, जानबूझ के मैंने कम कर दी। मैं इसको 3 घंटे तक ले जा सकता हूँ। मसला ये है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, और ये एक बड़ा मसला है वो आपके मैच का ना, तो एक बड़ा इस तरह का शो है। तो इंशाल्लाह बेटा नहीं नहीं भाई, इंडिया पाकिस्तान का मैच देख ले तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में। कुछ इसी तरह के एक आधे छोटे टॉपिक के ऊपर मैं आऊँगा और मैं आपसे ज़रूर बात करूंगा। और आपने व्हाट्सअप करके मुझे ज़रूर बताना है व्हाट शुड बी द आइडियल कोर्स ऑफ दिस फी। आपने बता दो दिया, अलग से बता दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में खास तौर पे मेरे इदारे को और मुझे याद रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट क्लास। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ क्लास। अस्सलाम वालेकुम।